हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जंबल सेंटेंसेस का पार्ट 3 शुरू करेंगे। अब आपको पता है जंबल सेंटेंस हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इस बार हर साल पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। अब सबसे ज़रूरी बात है, जंबल सेंटेंस को लेके हमने प्रैक्टिस भी करी और हमने देखा कि जंबल सेंटेंसेस को हमें किन बातों का ध्यान में रखना होता है। तो वोकैब की भी हमें ज़रूरत होती है, हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है और साथ ही में हमें अंडरस्टैंडिंग यानी रीडिंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले अगर मैं किसी सेंटेंस के बारे में बात करूं, व्हाट इज सेंटेंस, तो मैंने आपको पहले बताया जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो हमारा सेंटेंस होता है, और जो हमारा ग्रामेटिकली ठीक हो और लॉजिकली मीनिंग कन्वे करे उसको हम सेंटेंस कंसिडर करते हैं, यानी ग्रामर भी उसका अच्छा हो और उसका लॉजिकल मीनिंग हो, राइट। तो इस तरीके की स्टेटमेंट को ही हम एक सेंटेंस मानते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इस बात पे और गौर देना है हमें कि सेंटेंस के अंदर अभी हमने बात करा सब्जेक्ट का और उसके बाद करा वर्ब का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर या तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। तो ये हमारे सेंटेंस होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, नाउन या प्रोनाउन। इसके अलावा कोई और भी वर्ड दिया जाएगा, वो नाउन या प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर वो नाउन प्रोनाउन नहीं है या उसकी तरह एक्ट नहीं कर रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। अब एक और बात हमें ध्यान देनी है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता किसका है। तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? एक तो वर्ब का होता है और साथ में एक प्रीपोजिशन का होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम एक्शन के लिए एक्शन बोलते हैं। सेंटेंस ने क्या एक्शन किया वो हमारा वर्ब होता है, और वो एक्शन किसने रिसीव किया तो जो उसे रिसीव करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमारा रिलेशनशिप बताता है दो वर्ड्स के बीच में। किन दो वर्ड्स के बीच में? एक तो जो प्रीपोजिशन के साथ वर्ड आएगा यानी ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए जिससे वो रिलेशनशिप बता रहा है उस वर्ड से, यानी एंटीसीडेंट वर्ड जो इससे पीछे वाला वर्ड आया और उसके साथ जो नेक्स्ट वर्ड है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप शो करता है। कौन? प्रीपोजिशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज एम्प्लॉयज हु आर लिविंग फॉर देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग PQRS। हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीन वर्ड्स के ग्रुप हैं। तो अब इनको हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। या तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, और जो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले इसको लॉजिकली समझें। तो अब हम इसको दोबारा रीड करेंगे। द कंपनी, अब ये किसके बारे में बात हो रही है? कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो कंपनी के बारे में हो रही है द कंपनी, और उसके बाद एक और देखिए, द नाउन ढूंढना है सबसे पहले हमें, क्योंकि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो नाउन इसमें क्या हो गया? कंपनी हो गया। और उसके बाद द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज, तो किस इंटरव्यूज हमारा नाउन हो गया और वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज हैं। एम्प्लॉयज हमारा नाउन हो गया, हु आर लिविंग फॉर देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग। तो ये हमने अपने नाउन पता कर लिए। नाउ अब देखिए एक और इजी तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से पता करते हैं। RRPP, तो हमारे दो स्टेटमेंट्स या तो Q से तो स्टार्ट नहीं होगा और R से स्टार्ट होगा या P से स्टार्ट होगा, S से नहीं होगा। इसके लिए क्यों R और P से स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर दो बातें करी गई हैं। एक तो द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, देखिए द कंपनी के साथ R आया तो ये इसके लिए वर्ड है, ये आर ऑफन आस्क्ड। अब उसके साथ आया एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को किससे इंट्रोड्यूस करा है? हु से, हु आर लिविंग। यहाँ पर भी एक और आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो गई। तो अब हम इसको शुरू करते हैं किस तरीके से करना है। तो नाउ सी, हम आर से स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयज हु आर लिविंग। अब मैंने एम्प्लॉयज ही क्यों लिया? क्योंकि देखिए हु किसके लिए आया? एम्प्लॉयज के लिए, और हु हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है, लेकिन ये एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि आर किसके लिए आर किसके लिए यूज हुआ? हु के लिए। और हु कौन है? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। तो आर हमारा प्लूरल है क्योंकि वो एम्प्लॉयज को लेके मेंशन कर रहा है। तो हमने पहला स्टेटमेंट लिया आर, एम्प्लॉयज हु आर लिविंग। अब लिविंग किसको लीव कर रहे होंगे? अब देखिए द फॉर्मल इंटरव्यूज को तो नहीं लीव कर रहे होंगे, और फॉर देयर ओपिनियंस ये भी नहीं होगा। हु आर लिविंग अब छोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है? एम्प्लॉयज के द्वारा। तो क्या छोड़ा जा रहा है? तो यानी लिविंग का हमें ऑब्जेक्ट पता करना है, यानी ये जो हमारी पूरी वर्ब है
मेन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? अभी हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन क्या होगा? अब देखिए इसमें नाउन प्रोनाउन हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो गया, तो एस हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, आर के साथ कोई नहीं है, तो अभी हमें ये दो स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। तो एस नहीं होगा। अब पी और क्यू में से होगा। अब कंपनीज जो है, एम्प्लॉयज हु आर लीविंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज, क्या बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं जो लीव कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज, या फिर द कंपनी हु आर लीविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, तो जो कंपनी को छोड़ रहे हैं आर ऑफन आस्क्ड, अब उनसे क्या पूछा जा रहा है? आर ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज ऑफ देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग। अब यहाँ पर देखें, आर के बाद पी आया, पी के बाद आएगा आस्क। आर ऑफन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस, उनसे पूछा जाता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज। तो आर के बाद आएगा हमारा पी, फिर एस, फिर क्यू। ये इसका सही हमारा स्टेटमेंट होगा, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। तो ए पार्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइल देयर कुड बी हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड। अब अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी, यानी हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? जब तूफान आता है, बारिश आता है, थंडर स्टॉर्म होता है, बारिश हो रही होती है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। हेल स्टॉर्म का मतलब ओले बरस रहे होते हैं, तो उसके बारे में बात करें। हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, हमारा सेंटेंस है। अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइल देयर कुड बी हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड। अब नाउ ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, एस क्यू क्यू एस। नाउ सी, अब पी और आर से तो हमें शुरू नहीं करना, हमें एस और क्यू से करना है। तो लेट्स सी, हम पहले शुरू करते हैं हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड। अगर हमने एस को लिया, हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड, उसके बाद पॉसिबिलिटी पी और क्यू की बनती है। टुवर्ड्स द वीकेंड, अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स वाइल दे, ये कोई साइंस नहीं बन रहा है, ये इससे कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाउ सी, एस के साथ हम क्यू यूज करें, हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स व्हाइल देयर कुड बी, तो ये जो लास्ट वाला है ये नहीं होगा, तो ये यानी ये हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए, अब सही आंसर मैच करना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी है? देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसके लिए आया है ये देयर? हमारा आगे चल के, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, तो ये किंग की एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं, ना कि देयर। आप जब यूज करते हैं देयर इट इज, यानी वो वहां पर, वो या वहां पर है, तो वो डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, प्लेस को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्टेंस को बताता है। तो देयर वाज अ किंग, तो यहाँ पर किस चीज की एग्जिस्टेंस बता रहा है? पॉसिबिलिटी। किसकी पॉसिबिलिटी? हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड, क्योंकि साथ मैं लिखता हूँ एस, heavy rains towards the weekend, there is a possibility of heavy rains towards the weekend while there could be। अब while क्यों आ गया? while there could be, दोबारा हमने कंजंक्शन के साथ दूसरी स्टेटमेंट यूज करी है, there could be। अब तो पॉसिबिलिटी हैवी रेन की भी है, और while there could be a hail storm activity in the evening, तो एक हेल स्टॉर्म यानी हेल स्टॉर्म तूफान आ भी सकता है शाम को, उस हफ्तों के, जिस हफ्ते के या दिन की बात कर रहा है, वीकेंड की बात कर रहा है, सैटरडे संडे की बात कर रहा है, उन इवनिंग्स में हेल स्टॉर्म भी आ सकता है। तो यानी क्यू एस आर पी ये इसका सही ऑर्डर होगा। क्यू एस आर पी हमारा किस में है? बी पार्ट, बी पार्ट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, has been below normal since last week. The minimum temperature in some part of the city when rain and hailstorm activity recorded. Now options हमें चेक करने हैं। ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब हम शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, हमें सब्जेक्ट पता करना है। तो सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और उसके साथ एक वर्ब भी होगी, यानी वो हमारा सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस को बता रहा होगी या वर्ब उसको लिंक कर रही होगी।
नाउ लेट्स सी, हमें नाउन प्रोनाउन ढूंढना है। हैज़ बीन बिलो नॉर्मल सिंस, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हैज़ बीन जो है हमारा यहाँ पर वर्ब आ गया और उसके बाद की आगे की स्टेटमेंट है, तो पी से हमारा कोई भी स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, तो आप एड कट करेंगे। इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अगर आर क्या कोई स्टेटमेंट इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, उसके बाद क्या है वैन रेन एंड हेलस्टॉर्म कुड बी रिकॉर्डेड, तो ये भी नहीं बनेगा, तो यानी ये भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। नाउ एस और व्हेन रेन एंड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्डेड, जब रेन और हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई, उसके बाद क्या होगा पी। हैज़ बीन बिलो अ नॉर्मल, नहीं इसका कोई नहीं है, हैज़ बीन के लिए कोई टेम्प कुछ तो चाहिए। हैज़ बीन किसके लिए यूज हुआ है, रिकॉर्डेड के लिए हुआ है, बिल्कुल नहीं। व्हेन रेन एंड रिकॉर्डेड, तो ये हमारा एक्टिविटी जो है यहाँ पर जो रिकॉर्डेड है ये खुद वर्ब है और उसके बाद दोबारा एक वर्ब दे दी, तो ये गलत होगा। एस और पी का हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। सी हमारा लास्ट ऑप्शन बता। तो इस तरीके से एलिमिनेशन भी होता है एक हमारा मेथड, लेकिन अब हम इसको प्रॉपरली समझेंगे। नाउ सी द मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा नाउन है। अब नाउन है, अगर ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो सब्जेक्ट बनेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका हो सकता है, अब जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन या वर्ब। हैज़ बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक, बिलो नॉर्मल तो इसको इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल से नीचे है ये, तो यहाँ पर नहीं होगा। लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आके देखते हैं, वीक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लास्ट वीक हमारा इसका एडजेक्टिव हो गया। सिंस हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है सिंस, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको हम सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। तो सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो वर्ब लेके आनी है। ये हमारा हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है, कंजंक्शन दो हमारे क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लॉजेस क्या होती हैं, क्लॉजेस होती हैं जिनका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद की एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर हम दोबारा समझते हैं कंजंक्शन क्या होता है। तो जो कंजंक्शन होता है हमारा, वो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। एक कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, दो कंजंक्शन तीन क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन बाय वन, जो हमारी क्लॉजेस हैं बाय वन बढ़ जाएंगी, जितने नंबर ऑफ कंजंक्शन होंगे क्लॉज उससे 1 प्लस होगी। तो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे, हर एक क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है। ये क्लॉज 1 हो गई और इसका अपना एक वर्ब होगा, राइट। यहाँ का इसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा और इसका अपना भी एक अपना वर्ब होगा। तो इस बातों पे आप ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन रेन एंड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, तो यहाँ पर एक्टिविटी हमारा क्या हो गया, वर्ब, उसके लिए वर्ब आ गई रिकॉर्डेड, तो ये भी नहीं होगा। द मिनिमम, अब यहाँ पर एक वर्ब है हैज़ बीन, दैट मिनिमम टेम्परेचर हैज़ बीन बिलो नॉर्मल, जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से नीचे गया। सिंस लास्ट वीक, नीचे गया लास्ट वीक से, यानी क्यू के बाद आ गया पी। सिंस लास्ट वीक व्हेन रेन एंड हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रिकॉर्डेड, कब गया वो, जब रेन और हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगी इन सम पार्ट ऑफ द सिटी, यानी कुछ पार्ट में जब हेलस्टॉर्म हुआ, एक्टिविटी हुआ, तो वहाँ उसके पार्ट में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से नीचे चला गया, क्यू पी, उसके बाद आएगा एस आर। ये हमारा सही आंसर होगा, क्यू पी एस आर। Now, 4 guest teachers in the Department of Biotechnology was also had a selection committee meeting. अब देखिए यहाँ हमें पता करना है नाउन, और नाउन में भी हमें क्या पता करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी तभी हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो इतना आपको पता चला। नाउ नाउन पता करेंगे। टीचर्स नाउन है, लेकिन किसके लिए आया, 4 के लिए आया, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट हमारा क्या है, नाउन हो गया, लेकिन ये प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट बन गया इनका, तो ये भी नहीं होगा। ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाउन है, लेकिन ऑफ का प्रीपोजिशन है, ये भी नहीं होगा। वॉज ऑल्सो हेल्ड, ये वर्ब है ये, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन अब एक हमारे पास बनता है अ सिलेक्शन कमेटी, अ सिलेक्शन कमेटी मीटिंग। तो यहाँ पर नाउन कौन है, यहाँ पर ना सिलेक्शन है ना कमेटी है, यहाँ पर मीटिंग नाउन है। ये इसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव है। मीटिंग, कमेटी की मीटिंग हो रही है, और किस कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी की। तो ये हमारा यहाँ पर इसके लिए देखिए पहचान कैसे कर लिया हमने, आर्टिकल आया है। आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। इनमें से नाउन कौन है, ये, क्योंकि ये सब इनको क्वालिफाई कर रहे हैं। नाउन से पहले जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं वो एडजेक्टिव और या एडवर्ब होंगे। जैसे अगर वो नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव होंगे, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्ब होंगे। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अ सिलेक्शन कमेटी, तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एस से। इन अ सिलेक्शन कमेटी, तो हमें यहाँ ऑप्शन देख लेंगे एस के, तो आंसर वैसे भी पता चल जाएगा, ए पार्ट है, लेकिन हमें इसको पढ़ के दोबारा करना है। इन अ सिलेक्शन कमेटी
फॉर गेस्ट टीचर, सिलेक्शन कमेटी किसके लिए थी? फॉर गेस्ट टीचर, ठीक है, फॉर गेस्ट टीचर वॉज ऑल्सो हेल्ड। अब जो फॉर गेस्ट टीचर है वॉज ऑल्सो हेल्ड, कहाँ पर हेल्ड हो रही थी? इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, SPRQ, ये हमारा सही आंसर होगा, SPRQ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट एंड कल्चरल सेंटर्स अब्रॉड as a teacher of Indian culture for 2 years, application are invited in a prescribed format from Indian National for Development। अब ये जो हमारा सेंटेंस है काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। अब इसको आपको समझना है कि किस बारे में सेंटेंस दिया गया है। अब किसके लिए? फॉर कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट। अब कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट कहाँ पर है? एट कल्चरल सेंटर्स। तो जो हमारा असाइनमेंट है ये हमारा क्या हो गया? नाउन। क्यों नाउन हो गया? ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सेंटर हमारा नाउन हो गया, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सेंटर्स अब्रॉड एज टीचर ऑफ इंडियन कल्चर फॉर 2 years, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये हमारे ऑप्शंस हो गए। तो अब हमें आगे बढ़ना है। फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डेवलपमेंट, फॉर इंडियन नेशनल्स फॉर डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डेवलपमेंट। आपको नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, तो आपको ये पता है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब अगर आप आर लिखते हैं तो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किसके लिए मांगी गई है। अगर आपको पहला पता नहीं चल रहा है कौन सा है तो नो वरी, आप कॉम्बिनेशन बनाइए। तो जो एप्लीकेशंस मांगी गई हैं वो इनवाइट जो मांगी गई हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किसके लिए मांगी गई हैं? एज अ टीचर ऑफ इंडियन कल्चर नहीं, फ्रॉम इंडियन नेशनल एंड डेवलपमेंट नहीं, फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट एंड कल्चरल सेंटर्स अब्रॉड, यानी आर के बाद आएगा हमारा पी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखना है जिसमें आर के बाद पी आ रहा हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ एक ही है। नाउ अब ये कैसे पता करा? फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट एट कल्चरल सेंटर अब्रॉड एज टीचर ऑफ इंडियन कल्चर फॉर 2 years। तो जो हमारे कल्चरल सेंटर्स अब्रॉड में है वहाँ पर किस लिए एप्लीकेशन बुलाई गई है? वहाँ पर एज अ टीचर, वहाँ पर क्या करेंगे? टीचर किसके होंगे? इंडियन कल्चर के। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आर के बाद हो गया पी, फिर उसके बाद हो गया हमारा Q। Now S, from Indian National for Development, applications are invited in a prescribed format for contractual assignment and cultural center abroad as a teacher of Indian culture for 2 years। Right? तो हमें पता चला कि हमें डायरेक्ट नहीं पता चला तो हमने कॉम्बिनेशन से पता कर लिया। तो ये सारे तरीके होते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। Now इतना इजी है, इसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं आएगी। राइट? तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हमारे बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, while they are small and to do great things। तो इसको आप जल्दी जल्दी करते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको अगर आंसर देना है तो आप पॉज करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। while they are small and to do the great things, while they are easy and to do the difficult things। तो अब हमारे इसके ऑप्शंस बन गए SRQP, PSQR और ये हमारे इसके ऑप्शंस हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सी, while they are small, अगर जब वो छोटी हैं, मतलब जब वो छोटी हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? एंड डू द ग्रेट थिंग्स, उनको बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर when they are easy डू द डिफिकल्ट थिंग्स। तो अब हमें इसको कंडीशन को देखना है। तो अब देखिए, डू द डिफिकल्ट थिंग्स पहले करो, एंड तो यहाँ से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस तरीके से नहीं हो सकता। अब while they are small यहाँ से स्टेटमेंट नहीं शुरू होगा, एंड के साथ भी नहीं होगा, while they are easy के साथ भी नहीं होगा, एस के साथ होगा। क्यों? डू द डिफिकल्ट थिंग्स। डिफिकल्ट थिंग्स कब कर सकते हो? जब वो ईजी हो। while they are easy एस के साथ आ हो गया। एंड किसको कनेक्ट करा? इस पूरी क्लॉज को और इस क्लॉज को। एंड डू द ग्रेट थिंग्स, और ग्रेट थिंग्स कब करनी है? जब वो छोटी हो। तो ये हमारा आंसर होगा ए। तो आगे बढ़ते हैं। देन यू आर श्योर इफ यू कैन नॉट, डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट, हैंडल मी एट माई वर्स्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाए, ये हमारे ऑप्शंस हो गए। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इफ से शुरू हो रहा है, इफ यू कांट, सबसे पहले हमने लिखा इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट, देन यू श्योर डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। तो हमारा हो गया इफ यू कांट, देन के साथ तो नहीं होगा। इफ यू कांट वर्ब है तो उसके लिए हमें आगे स्टेटमेंट डोंट डिजर्व मी नहीं होगा।
इफ कांट डोंट दोनों एक साथ नहीं आते। इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट, अगर तुम मुझे मेरे खराब समय में नहीं संभाल सकते तो देन यू श्योर डू नॉट, देन यू श्योर, देन हमारे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, देन पी यू श्योर डोंट डिजर्व मी, वो कह रहा है कि आपको फिर मैं डिजर्व भी नहीं करता हूं अपने बेस्ट के लिए। QSPR, ये हमारा सही आंसर होगा। QSPR, P option is my correct answer. Now, question number 8. You will be more disappointed than by the ones you did do, by the things you don't do 20 years from now. So, ये हमारे options हो गए PRSQ, PRQS, PQSR, SPRQ. So, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहाँ से शुरू करना है, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो या देखिए ये भी है, you will be more disappointed, ये सब्जेक्ट है, then by the ones you did do, by the things you don't do. So now question number 8, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे S से। 20 years from now, बात क्या कर रहा है, 20 years from now you will be more disappointed। मैंने 20 years from now क्यों लिखा, क्योंकि ये टाइम लाइन है, और ये टाइम लाइन किसके लिए बात करी है, फ्यूचर के लिए बात करी है। ध्यान से देखो, आज से 20 साल बाद तुम ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। क्यों? बाय द थिंग्स यू डोंट डू देन बाय द वंस यू डिड डू। तो अब क्यों होंगे ये हमें पता करना है, तो अब इसके लिए होगा बाय द थिंग्स यू डोंट डू, राइट, SPR, देन बाय द वंस यू डोंट डिड डू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा SPRQ। कॉम्बिनेशन देना SPRQ, ये हमारा आंसर हो गया। नो, मैन इज वन who can lay a firm foundation with the bricks are successful, others have thrown out him. Man is one, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। a firm foundation with the bricks, तो a successful, अब देखिए ये किसकी बात कर, a successful मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव फॉर्म फाउंडेशन हो सकती है, मैन इज वन हु कैन ले आ सक्सेसफुल, आ फॉर्म फाउंडेशन गलत होगा, तो आर के बाद क्यू तो कभी आएगा ही नहीं, आर के बाद क्यू नहीं आएगा। मैं आर को क्यों पहले कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि आर में एक आर्टिकल है और एक एडजेक्टिव है, और इसके लिए कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। तो नाउन हम ढूंढ रहे हैं, नाउन आप फॉर्म फाउंडेशन को अगर मान रहे हैं तो ये नाउन नहीं काम करेगा, अदर्स हैव थ्रोन एट हिम नहीं काम करेगा। तो आर के साथ क्या होगा, आर के साथ होगा पी। अ सक्सेसफुल मैन इज वन, एक सक्सेसफुल मैन कौन है, जो वन हु कैन ले। अब वो क्या करेगा, ले का मतलब है क्या, ले वर्ब है, मतलब ले का मतलब है क्या खड़ा करेगा, क्या बनाएगा, क्या उत्पादक करेगा, तो ये हमारा है ले का मतलब। आर के बाद पी आ गया, ये हमें पता है कॉम्बिनेशन। ले अ फर्म फाउंडेशन विद ब्रिक्स अदर्स देन थ्रोन ऑट हिम, यानी अगर वो क्या करेगा, उन ईंटों से अपनी इमारत या जो नींव है उसको मजबूत करेगा जो लोगों ने उस पर फेंकी है। तो ये एक डीप थॉट के बारे में जो हमारा सेंटेंस है वो है RPQS। RPQS, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वी मे बी बट वी नो नॉट वी नो व्हाट वी आर। सी, अब हमें ये कहाँ से शुरू करना है, व्हाट वी मे बी, अब बट वी नो तो नहीं होगा, वी नो या व्हाट वी आर। तो अब हमें ये कहाँ से शुरू करना है, ये हमारे ऑप्शंस है, आर से करना है और क्यू से करना है, ये हमें हिंट दे दिया गया है। अब हमें आर से करना है, क्यू से करना है, अब हम देखते हैं। सी, आर से क्या करेंगे, व्हाट वी आर, और वी से आर से होगा वी नो, और क्यू से क्या होगा, बट वी नो। तो क्यू से नहीं होगा क्योंकि बट आ गया हमारा, तो हम इसको कंजंक्शन लग गया। तो लेकिन अब हम शुरू करेंगे आर से, वी नो व्हाट वी आर, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कौन है हम, व्हाट वी आर। आर के बाद मैंने लिख दिया एस, बट वी नो व्हाट वी मे बी, बट अब देखिए आर के बाद एस आ गया, अब हमें पता करना है क्या क्यू आएगा या पी आएगा। बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी, हम जानते हैं हम क्या हैं, बट हम नहीं जानते हम क्या होंगे, यानी बट आ गया। हम ये कॉन्ट्राडिक्टरी बट किसके लिए होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं हम क्या हैं, लेकिन आगे क्या होंगे नहीं पता। बट वी नो नॉट या फिर वी डोंट नो व्हाट वी मे बी, तो RSQP इसका सही आंसर होगा। अब हमें देखना ऑप्शन RSQP, ऑप्शन ए। For the ordinary, not willing to risk the unusual, if you are, you will have to settle. See, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है।
अब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हमारी कंडीशंस दी होती हैं, एक कंडीशन होगी तब दूसरी फॉलो होगी, अगर ये होगी तो ये होगा, राइट। तो अगर एक नहीं ट्रू होगी तो दूसरी भी नहीं होगी, ये इसके ऑप्शंस हो गए हमारे। नाउ अब इसको शुरू करते हैं। फॉर द ऑर्डिनरी ये नहीं होगा, नॉट विलिंग टू रिस्क इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, यू विल हैव टू सेटल और या फिर इफ यू आर। तो अगर हम कंडीशनल होते हैं तो मोस्टली हम इफ से ही शुरू करते हैं। इफ यू आर, आर के बाद क्या आ गया, आर के बाद वर्ब चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो विलिंग आएगा हमारा मेन वर्ब। इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, द अनयूजुअल, अगर आप अनयूजुअल मतलब कुछ बड़ा रिस्क नहीं लोगे, देन यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, आपको छोटी चीजों पे ही सेटल करना होगा। तो आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, as mere stepping stones his major achievements for the next advance he regarded। यहाँ पर हमें नाउन पता करना है। as mere stepping stones ये हमारा नाउन है, his major achievements ये भी हमारा नाउन है, for the next advance he regretted ही हमारा क्या प्रोनाउन है। तो अब हमें यहाँ सब्जेक्ट पता करना है और ये हमारे ऑप्शंस है। तो देखिए या तो क्यू से शुरू होगा हमारा स्टेटमेंट या तो एस से होगा, तो एस से ही हमारा ऑप्शन है, तो एस होगा। ही रिगार्डेड, ही रिगार्डेड व्हाट, ये रिगार्डेड के बाद हमेशा वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारी रिगार्डेड क्या है, वर्ब, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या आया है, हिज मेजर अचीवमेंट्स। ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से प्रीपोजिशन आ गया, ये हमारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। ही रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट्स एज मर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द नेक्स्ट एडवांस। तो एस के बाद ही रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट्स एज पर एस क्यू पी आर, ये हमारा कहीं बन रहा है एस क्यू पी आर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड देन ऑफन शेप अवर पर्सनालिटी ऑन अवर अडल्ट लाइफ्स इवेंट्स इन अवर चाइल्डहुड। तो अब हमें इसमें से पता करना है नाउन कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा होगा। देखिए ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, लाइव्स यहाँ पर आ गया आपका नाउन, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के लिए ये, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। एंड हमारा कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा होगा, एक क्लॉज होगी दे हैव शेप इन अवर पर्सनालिटी। हैव अ ग्रेट, ये किसी ना, ये वर्ब है, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आई है। अब क्या यहाँ पर पता करते हैं, चाइल्डहुड हमारा क्या है, नाउन, किसका नाउन, अब ये प्रीपोजिशन हो गया इन, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। इवेंट्स क्या है, नाउन। अब ये नाउन किसका है, यहाँ पर कोई वर्ब भी नहीं है, कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो यानी ये सब्जेक्ट है। तो हमारे स्टेटमेंट शुरू हो गया एस से। इवेंट्स इन अवर चाइल्डहुड, तो इसके लिए वर्ब ढूंढो। अब क्या होगी वर्ब हमारी, हैव। इवेंट इन अवर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड, किस पे इन्फ्लुएंस होता है, ऑन अवर अडल्ट लाइफ्स, एस पी आर। एंड दे ऑफन शेप, दे किसके लिए बात हो रही है, इवेंट्स के लिए, तो वो और क्या करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर लॉन्ग एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है। फॉर लॉन्ग एंड, तो ये नहीं बनेगा। द बैकबोन ऑफ इंडिया, द बैकबोन ऑफ इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर हैज बीन, एग्रीकल्चर हैज बीन। अब एग्रीकल्चर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके लिए आगे वर्ब हैज बीन। क्या यहाँ पर कोई कंजंक्शन है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट हमारा होगा एग्रीकल्चर। तो अब हमें पता करना है हमारे कौन से स्टेटमेंट एस से शुरू है, तो ये दो स्टेटमेंट है, ये दो नहीं होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा एस से एक ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट शुरू हो गए सी, तो हमारा एस से होगा एग्रीकल्चर हैज बीन, एग्रीकल्चर क्या रही है, विल कंटिन्यू टू बी द सेम, फॉर लॉन्ग एंड नहीं, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, यानी एस क्यू, बैकबोन ऑफ इंडिया, फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू बी द सेम, लंबे समय तक रही है और आगे भी रहेगी, फॉर लॉन्ग। एंड हमारा कंजंक्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, विल कंटिन्यू बी द सेम, ये हमारा नेक्स्ट क्लॉज हो गया। तो एस क्यू पी आर, तो एस क्यू पी आर है हमारे पास, हाँ ऑप्शन ए, एस, ऑप्शन बी एस क्यू पी आर, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको और डिस्कस करते हैं हम। द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, द क्राई, क्राई हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, क्राई हमारा नाउन हो गया क्योंकि द आर्टिकल क्राई के लिए है। अब ये क्राई किसका है, जनरल पब्लिक, ये हमारा नाउन है बट ये ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ आया है। द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक
अब क्राई के लिए हमें क्या ढूंढना है? अब देखिए क्राई किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही वर्ब का ना प्रीपोजिशन का, तो यानी ये सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आएगी। एजेंडा इन आवर कंट्री, नहीं, एजेंडा क्या है? एजेंडा भी हमारा क्या है? नाउन है। और इन आवर कंट्री, कंट्री हमारा क्या? नाउन है इन प्रीपोजिशन का। अब पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, अब हमें पता करना, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक एजेंडा इन आवर कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो अब इसमें से देखना है हमें ऑप्शंस कौन सा होंगे, या आर पी क्यू। आर क्या है? आर को हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मेकिंग भी हमारा नाउन है, तो ये होता है हमारा जिरंड। इसको क्या बोलते हैं हम? जिरंड। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन एक्ट करती है उसे हम बोलते हैं जिरंड। तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, एक नाउन और उसके बाद एक नाउन। तो अब हमें पता करना है किस में से सही वर्ड बनेगा। अगर हम आर को कंसिडर करते हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय, अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मेकिंग का, राइट। तो आर के बाद मैंने लिख दिया एस। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय, किससे? द क्राई ऑफ पब्लिक एजेंडा इन आवर कंट्री। आर के बाद मैंने अगर एस लिया, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है आर के बाद एस का? नहीं, तो ये नहीं होगा। आर के बाद हम लेते हैं अगला, द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा। नाउ सी, यहां पर मेकिंग को अब मैंने एडजेक्टिव बना दिया क्योंकि ये मेरा नाउन हो गया। तो अब ये मेकिंग क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव। जब मेकिंग एज एडजेक्टिव होता है इसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन आवर कंट्री, आर के बाद हो गया क्यू, एजेंडा इन आवर कंट्री इज जनरली, इज मैंने क्यों लिया? क्योंकि इस एजेंडा के लिए मेरे को वर्ब चाहिए। इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ पब्लिक, बाय हमारा प्रीपोजिशन है, इसके लिए हमने क्या ऑब्जेक्ट बना दिया? द क्राई, और वो क्राई किसका? जनरल पब्लिक का। तो आर क्यू पी एस, आर क्यू एस पी, क्या ऐसा ऑप्शन है? आर क्यू एस पी, यस। तो यही तरीका होता है आपको सारे ऑप्शंस को टेस्ट करने का, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, हर एक ऑप्शंस को देखेंगे। एग्जाम में क्या होता है, गलती हमसे क्या हो जाती है जिससे हमारे स्कोर कम होते हैं, कि हम देख लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि आर क्यू पी एस सपोज ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन गया और हमने बाकी के 3 नहीं देखे। अगर इनमें से कोई ज़्यादा एक सूटेबल हुआ, ये 4 कॉम्बिनेशन थे, आपको ये दिख गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हमें और ऑप्शंस को भी चेक करना होता है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा मीनिंगफुल है और कौन सा लॉजिकल ज़्यादा है। तो टिल दैट, थैंक यू सो मच। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।